अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपकी नज़र बहुत तेज़ है तो आज रात आप भी एक टेस्ट ट्राई करके देख सकते हैं। आपका जो सप्तऋषि मंडल है दैट इज उर्सा मेजर, उसकी पूंछ पे, उसकी टेल में ना एक तारा है जिसे बोला जाता है मिजार, और उसके बिल्कुल ही साइड में एक बहुत फेंट, बहुत धुंधली सी रोशनी है। हजारों सालों से अरब, फारसी और यूनानी सैनिकों की आंखों का टेस्ट यही था कि वो जो छोटा सा तारा है क्या वो दिख रहा है। भारत में उस फेंट तारे को नाम दिया गया, क्या? अरुंधति। और फिर कुछ ऐसा किया जो शायद किसी और सिविलाइजेशन ने नहीं किया। उन्होंने उस नाम को शादी की रस्म में डाला, संस्कृत के लॉजिक में डाला, महाभारत के एक श्लोक में भी डाला और साहित्य के सबसे भारी सीन में उन्हें बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज अरुंधति हमारे पास सिर्फ एक लाइन में बची है, क्या? महर्षि वशिष्ठ की पत्नी। तो सवाल ये है कि अगर वो सिर्फ एक पत्नी थी तो एक पूरी टीचिंग मेथड उनके नाम पर क्यों है? और 2009 में टेलीस्कोप्स ने उस फेंट तारे के बारे में जो पता लगाया वो अरुंधति की कहानी को एग्जैक्टली दोहराता क्यों है? सो गाइज, वेलकम टू ऋषि टू रिसर्च, और आज हम बात करेंगे ऋषिका अरुंधति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट्स के साथ चीज़ें समझ लेते हैं बिना किसी मिर्च मसाला डाले। भगवत पुराण के तीसरे स्कंद में प्रजापति कवदम और देवहूति की 9 बेटियों की लिस्ट है। 8वीं बेटी है अरुंधति, जिनकी आगे जाके शादी होती है महर्षि वशिष्ठ से, और अरुंधति के भाई होते हैं महर्षि कपिल, वही सांख्य दर्शन वाले कपिल। अब लीनिएज को थोड़ा सा आगे देखिए कि अरुंधति और वशिष्ठ से हमें मिलती है शक्ति, फिर वहाँ से हमारे पास आते हैं ऋषि पाराशर और फिर आते हैं वेदव्यास। तो टेक्निकली अरुंधति ऋषि पाराशर की दादी हैं और व्यास की परदादी। अब थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि इस एक लाइन में क्या क्या आ गया। सांख्य दर्शन, वैदिक ऋचाएं, ज्योतिष की पाराशर परंपरा और महाभारत। ये कोई फैमिली ट्री नहीं है, ये उस दौर का नॉलेज नेटवर्क है जहाँ ज्ञान लाइब्रेरी में नहीं लोगों में स्टोर होता था। और यहाँ पहला असली सबूत हमें मिलता है जो हमारी सिर्फ पत्नी है वाली लाइन को तोड़ता है। तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद में एक एक्सप्रेशन मिलता है, ऋषिणाम अरुंधति, मीन्स ऋषियों के बीच अरुंधति। महाभारत के वन पर्व में सप्तऋषि उन्हें सम्मान का आसन देते हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, आसन पत्नियों को नहीं साथी को दिया जाता है। यहाँ से हम आते हैं 8वीं सदी में, जब हमें कवि भवभूति की नाट्य कृति उत्तर रामचरित मिलती है। संस्कृत रंगमंच की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। उसमें एक सेटअप हमें ये मिलता है कि राम जी ने सीता जी को त्याग दिया है। एक्ट 4 में वाल्मीकि जी के आश्रम पर 2 लोग आते हैं। पहले राजा जनक, जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, और दूसरी माता कौशल्या, जिनके बेटे ने वो अन्याय किया है। अब ये संस्कृत साहित्य के सबसे अनकंफर्टेबल सीन में से एक है। कौशल्या जनक को देखते ही बेहोश हो जाती है। 2 परिवार, 1 कमरा और बीच में एक ऐसा घाव जिसका कोई जवाब नहीं था। अब सवाल ये है कि भवभूति इस कमरे में किसे भेजते हैं? राम जी नहीं, वशिष्ठ नहीं, किसी भी राजा को नहीं, वो अरुंधति को भेजते हैं। वही दोनों को संभालती हैं और आगे का रास्ता बताती हैं। और अंत में जब सीता जी की शुद्धता की घोषणा हो जाती है तो सीता जी का हाथ राम जी को सौंपने वाली भी अरुंधति ही थी। अब इसे एक राइटर के नज़र से पढ़िए। भवभूति को ऐसी एक आवाज़ चाहिए थी जिसे एक गुस्साया हुआ राजा भी अपनाए और एक टूटी हुई राजमाता भी मान ले और सुनने वाला भी बिना सवाल के एक्सेप्ट कर ले। ये इस बात का प्रूफ है कि उस समय के कल्चर में अरुंधति की मोरल अथॉरिटी किसी सिंहासन के ऊपर नहीं मानी जाती थी। तो अब जरा रुक करते हैं आसमान की तरफ, और यहाँ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहानी को हमसे और बेहतर तरीके से बोल देगी। मिजार और एल्कोर पृथ्वी से लगभग 83 लाइट ईयर्स दूर 2 तारे हैं। इंडियन ट्रेडिशन में इसे वशिष्ठ और अरुंधति कहा गया। अब इस टाइमलाइन को भी थोड़ा समझिए कि 1617 में गैलीलियो के साथी कैस्टिली ने टेलीस्कोप से देखा कि मिजार 1 नहीं 2 हैं। 1857 में मिजार इतिहास का पहला तारा बना जिसकी टेलीस्कोप से फोटो खींची गई। 1890 में यही जोड़ी पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरी बनी।
और फिर 2009 आया। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मेमेजेक की टीम एल्कोर के आसपास प्लैनेट्स ढूंढ रही थी। प्लैनेट्स तो नहीं मिले। क्या मिला? एल्कोर का अपना साथी, एक रेड ड्वार्फ एल्कोर बी। अब जरा मैथ्स को जोड़िए, कैलकुलेशन समझिए। मिजार इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज 4 तारे और एल्कोर के 2 तारे। आंखों को जहां सिर्फ 2 लाइट्स दिखती हैं वहां असल में 6 तारे हैं ग्रेविटी से बंधे हुए। कैस्टर के बाद ये हमारे सबसे नजदीक का सेक्सट्रिपल सिस्टम है। अब इस बात को थोड़ा सा सिंक इन होने दीजिए। एल्कोर कोई छोटा सा अपेंडिक्स नहीं है जो मिजाज से चिपका हुआ है। एल्कोर का अपना सिस्टम है, अपना साथी, अपना सेंटर, और दोनों सिस्टम्स के बीच लगभग 0.5 से 1.5 लाइट ईयर्स तक की दूरी है। यानी ये सबसे ढीले, सबसे वाइड बॉन्ड्स में से एक हैं जो हमें पता है। मतलब वो साथ हैं लेकिन एक दूसरे में घुले हुए नहीं हैं। और अरुंधति की कहानी में हमने एग्जैक्टली यही गलती की। ऊपर जो हमने एक लाइन समझी कि वशिष्ठ की पत्नी, पास जाने पे हमें पता चला कि ये तो एक पूरा एक हिडन आर्किटेक्चर है। अब आते हैं उस टेक्निक पर जिसने अरुंधति को एक्चुअल में अमर कर दिया। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि एल्कोर की चमक ऐसी है कि पहली बार में वो नज़र में आती ही नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि देखो वो रही अरुंधति, तो आपको उस समय में कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा बनाया गया कि पहले आप सबसे चमकते तारे की ओर देखिए, फिर उसके सहारे मिजार तक आइए और फिर मिजार के रेफरेंस से आपको अरुंधति दिख जाएगी। इसका नाम पड़ा अरुंधति दर्शन न्याय। और ये सिर्फ एक रिचुअल इंस्ट्रक्शन नहीं रही, ये संस्कृत के दर्शन और लॉजिक का एक ऑफिशियल मैगज़िम बन गई, जिसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी रही कि ज्ञात के सहारे अज्ञात तक पहुंचना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। अब इसे मॉडर्न लैंग्वेज में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। टीचिंग में इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, मशीन लर्निंग में इससे मिलती जुलती चीज़ को कहते हैं कैरिकुलम लर्निंग, जिसमें मॉडल को पहले आसान एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर मुश्किल। हर अच्छा टीचर, हर अच्छा एक्सप्लेनर यही करता है। पहले वो दिखाओ जो दिखता है, फिर वहाँ से वहाँ ले जाओ जो नहीं दिखता। और ध्यान दीजिए, इस न्याय का नाम वशिष्ठ दर्शन नहीं है। जिस चीज़ को समझना मुश्किल था, मेथड का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। सबसे गहरी बात इसमें ये छुपी है कि किसी चीज़ का न दिखना उसके न होने का कोई प्रूफ नहीं है। कई बार वो सामने ही होती है, बस देखने के लिए सही रेफरेंस चाहिए होता है। अब ज़रा आते हैं उस पार्ट पर जहाँ पे हम आपसे एक्स्ट्रा ईमानदारी बरतेंगे, क्योंकि इंटरनेट पर इस बात पर बहुत हंगामा, बहुत शोर है। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2। युद्ध से पहले व्यास धृतराष्ट्र को अपशगुनों की लिस्ट सुना रहे हैं। सूरज पर अजीब से बादल, ऋतुओं का उलट पुलट होना, और उसी लिस्ट में एक पंक्ति मिलती है जिसका मतलब है अरुंधति ने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया। एक मॉडर्न दावा कहता है कि असली स्काई ऑब्जर्वेशन है ये, और इसी से महाभारत की तारीख 5561 BC निकलती है। लेकिन एक रिसर्च चैनल होने के नाते हमें यहाँ रुककर पूछना पड़ेगा, फर्स्ट, कि ये पंक्ति एक अपशगुन सूची के बीच में है जहाँ बाकी सब कुछ भी उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, तो सिर्फ इसी लाइन को लिटरल क्यों पढ़ें? सेकंड, पूरे महाभारत में ये बात सिर्फ एक बार आती है, जबकि बाकी हर जगह अरुंधति को वशिष्ठ के पीछे चलता हुआ ही बताया गया है। तीसरा, मिजार और एल्कोर को मूविंग है, दोनों साथ चलते हैं। इनके बीच का अपैरेंट शिफ्ट इतना छोटा है कि आपकी नेकेड आइज को वो समझ में भी नहीं आ सकता। इसीलिए ऑनेस्ट कंक्लूजन तो यही है कि इस श्लोक से महाभारत की तारीख तय नहीं होती, लेकिन इससे एक और बात जरूर तय होती है, दैट इज कि उस समाज ने आसमान को इतने ध्यान से देखा था कि 2 तारों की रिलेटिव पोजीशन एक कवि का मेटाफर बन गई और सुनने वाले तुरंत समझ भी गए। आसमान उनके लिए बैकग्राउंड नहीं था, वो एक शेयर्ड डेटा शीट थी। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। भारतीय विवाह में नव विवाहित जोड़े को आसमान में अरुंधति दिखाई जाती है। परंपरा इसे निष्ठा और स्थिरता का प्रतीक कहती है। लेकिन अब आप वो जानते हैं जो 2009 से पहले कोई नहीं जानता था। आसमान में जो सिंबल दिखाया जा रहा है वो एक तारा नहीं है, वो 2 अलग सिस्टम्स हैं। दोनों की अपनी पहचान है, अपना सेंटर है, अपना अंदरूनी संसार है। ग्रेविटी से बंधे हैं लेकिन एक दूसरे में डूबे हुए नहीं हैं। एक चमकीला, एक सटल, लेकिन सटल वाले का अस्तित्व चमकीले में खत्म नहीं हुआ। और शायद असली मैसेज ये कभी था ही नहीं कि 2 लोग एक हो जाएं। शायद असली मैसेज ये था कि साथ रहिए, एक दिशा में चलिए, लेकिन मिटिए मत।
और यही अरुंधति की पूरी कहानी भी है। तो देखिए, भारत ने अरुंधति की मेमोरी का बैकअप कहाँ कहाँ रखा। साहित्य में भवभूति की नाट्य कृति की सबसे भारी आवाज बनाकर, लॉजिक में एक न्याय जो आज तक पढ़ाया जाता है, रिचुअल में हर शादी की एक रस्म में, और आसमान में एक तारा जिसे देखने के लिए आंख का टेस्ट पास करना पड़ता है। 4 अलग अलग सिस्टम, 4 अलग बैकअप्स। राजवंश खत्म हुए, गुरुकुल बदल गए, भाषाएं बदल गई, लेकिन अरुंधति हर बार किसी न किसी लेयर में बची रही। उन्हें मिटाना लगभग इम्पॉसिबल।